अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज आते हैं आज फिर नवाज़ ख़ान साहब की कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है तवायफ ज़ादी। हाँ, फिर वही बात आप लोगों ने सुन रखी होगी, कितनों नहीं। फिर से सुन लेते हैं जी। चलिए शुरू करते हैं। कपूरथला शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर बग्गी मोड़ने के लिए कोचवान मेहंदी ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। मोड़ मुड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पायदान पर किसी ने छलांग लगाई है। चांदनी में मुंह पर ढाटा बांधे हुए उस छलावे के हाथ में तलवार चमक रही थी। फिर मुझे तलवार लहराने का लश्कारा सा नजर आया। अगर मैं कोचवान के साथ वाले बम यानी बग्घी को घोड़े के साथ जोतने वाला बांस जिस पर अक्सर कोचवान बैठ जाते हैं पर से छलांग न मार जाता तो तलवार मेरी गर्दन उड़ा देती। सड़क वीरान थी। दोनों तरफ चरी के खेत में चांदनी में दूर दूर तक कोई चीज़ चलती फिरती नजर नहीं आती थी। मैं खौफजदा होकर इधर उधर देख रहा था। मेरे देखते ही देखते दो और साये चरी की फसल से निकलकर बग्गी की तरफ दौड़े। हमारा कोचवान मेहंदी शायद समझ गया था कि कोई गड़बड़ हो गई है। उसने घोड़े को और तेज दौड़ाया। दोनों सायों में से एक ने बग्घी के साथ साथ दौड़ते हुए मेहंदी को डांग मारी। मेहंदी औंधे मुंह बग्घी पर से गिर गया। घोड़ा रौंदता हुआ उसे निकल गया। मुझे एकदम जैसे होश आ गया। मैं बग्घी की तरफ दौड़ा। डांग मारने वाले ने घोड़े की रासें काबू में कर ली और घोड़ा रुक गया। तीनों आदमी अब बग्घी के पास खड़े थे। उनमें से एक ने पर्दा उठाकर नंदा को बाहर घसीट लिया। एक ने जो इनमें लंबा था नंदा की कमर में हाथ डाला और उसे ज़मीन से उठाकर कंधे पर लाद लिया। फिर वो भाग पड़े। खौफ से मेरे कदम रुक गए। मैं उन मुसल्ह आदमियों का कैसे मुकाबला करता? मायूसी से मैं मेहंदी की तरफ पलटा। वो जख्मी हालत में करा रहा था। मैं उसे घसीटकर बग्गी के पास लाया और घोड़े को पुचकार पुचकार कर राम किया और फिर जैसे तैसे मेहंदी को बग्गी में डाला। खुद बम पर बैठा, रासें संभाली और घोड़े को पुचकारता हुआ यहाँ हवेली तक ले आया। कपूरथले के सेठ दौलत राम की हवेली में बैठा मैं उसके नौकर तुलसीदास का बयान सुन रहा था। कपूरथले के एक रईस दौलत राम की बेटी नंदा अगवा कर ली गई थी। जिस रात का ये वाकया है तुलसीदास वो सुना रहा था। उस रात वो अपनी एक सहेली के घर उसकी मेहंदी की रस्म में गई थी। शादी ब्याह की रस्मों में देर हो जाती है और नंदा भी रात ढले सहेली के घर से अपनी बग्गी में निकली। सहेली का घर शहर से बाहर था। नंदा के साथ तुलसीदास और कोचवान मेहंदी थे। तुलसीदास उस घराने का पुराना मुलाजिम था जिसकी पैदाइश भी इस हवेली में हुई थी। यही जवान हुआ था। एक तरह से नंदा उसके हाथों में पली और जवान हुई थी और अब उसे अगवा करने वाले उसके हाथों से लड़की छीन कर ले गए थे। बड़ी तकलीफ और दुख में था वो और मुझे अगवा की कहानी सुनाते हुए ज़ारो कतार रो रहा था। दौलत राम के चेहरे पर भी दुख और तकलीफ के आसार थे। वो इलाके में रोअब-दाब वाला, इज्जत और आबरू वाला शख्स था। उसकी लड़की के उठा लिए जाने से उसकी इज्जत भी खाक में मिल गई थी और उसे वो दुख भी था जो जवान लड़की के अगवा हो जाने पर किसी भी बाप को हो सकता है। वो बार बार मुट्ठियाँ भींच लेता था। मेरी बेटी को उठा ले जाने वाले ने बड़ी ही घाटे का सौदा किया है इंस्पेक्टर। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। उसका चेहरा खालिस बनिए वाला चेहरा था जिसमें कुछ कुछ राजपूती आसार भी दिखाई देते थे। शायद उसके दादा या दादी उनमें से किसी का ताल्लुक राजपूतों में से था। बड़ी बड़ी नोकदार उठी हुई मूँछों के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी करख्तकी भी आ गई थी। क्या मतलब है दौलत राम? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। घाटे का सौदा इस तरह कि मेरी 3 पीढ़ियों में कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने ठाकरों की मान मर्यादा इज्जत और आबरू का ख्याल न रखा हो। अब मेरे साथ जो कुछ हुआ है इसमें क्या मैं अपनी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखूँगा? जो मेरी सुपुत्री को उठा ले गया है उसे उसका दंड यानी सज़ा तो देना ही होगी ना। वो घाटे का सौदा ही करके गया है ना। पर इंस्पेक्टर साहब आप मेरी क्या मदद करेंगे? दौलत राम, मुझसे जो कुछ भी होगा वो मैं करूँगा। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूँगा। ये ठीक है कि पिछले 2-4 महीनों से मेरा तुम्हारा मिलना जुलना है और मेरे हिसाब से तुम अच्छे आदमी भी हो, लेकिन अब मिलना मिलाना एक तरफ रह गया। कानून का मामला है। मुझे उम्मीद है कि तुम ज़ाती तौर पर कोई काम करने के बजाय मेरे साथ ताउन करोगे। उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और अगर तुमने खुद कानून में हाथ डालने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे सख्ती करना होगी। मेरा ख्याल है कि तुम अपने राजपूती खून को काबू में ही रखोगे और तुम्हें कुछ पता चले तो मेरे इल्म में लाओगे। मेरे साथ थाने चलो, वहाँ बाकायदा कागजी कार्रवाई कर ली जाए।
इंस्पेक्टर, मेरे मुंह पर मजीद कालिक न लगवाओ। अभी तो मेरे 2 नौकरों को ही पता है कि नंदा कहाँ गई है। FIR काट कर क्या शहर भर में इश्तेहार लगवाने हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि बात हमारे और तुम्हारे दरमियान में ही रह जाए। दौलत राम, ये बात किस तरह हमारे दरमियान रह जाएगी? आखिर में तो कानून के तकाजे पूरे करने हैं। मेरी बात का जवाब दिए बगैर सेठ अलमारी की तरफ बढ़ा और उसे खोला और फिर मुड़कर मेरी तरफ नोटों की गड्डियाँ फेंक दी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सेठ ने मुझे खरीदने की कोशिश की थी। मैंने नोटों की गड्डी से नज़रें हटाकर सेठ की तरफ देखा। मेरी आवाज़ में बड़ी तलखी थी। दौलत राम, अब घाटे का सौदा तुम कर रहे हो। तुमने मुझे समझने में बड़ी गलती की है। अब तुम्हें थाने आना पड़ेगा। शाम तक आ जाना, वरना मेरे सिपाहियों को पता है कि जिसे मैं बुलाता हूँ उसे किस तरह थाने लेकर आना है। मैंने मेज़ पर पड़ी अपनी टोपी उठाई और अपनी जीप में थाने आ गया। सेठ ने जब मुझे पैगाम भेजा था कि उसे बहुत मुश्किल आ पड़ी है मैं उसके घर आ जाऊं, तो मैं दोस्ती में वहां पर चला गया था। लेकिन वहां जाकर इल्म हुआ कि मामला क्या है, और सेठ ने मुझे ख़रीदना आसान समझ लिया था। फिर ये भी सोच आई कि जिस आदमी की जवान लड़की अगवा हो जाए उसका दुख तो अपनी जगह, पर वो कैसा बाप के लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस को मजबूर कर रहा था कि वो कानूनी कार्रवाई ही ना करे। यही वो मौका था जब मेरे जहन में एक शक ने जड़ पकड़ लिया और मैंने अपने उसी शक की बिना पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शाम को सेठ मेरे कहने के मुताबिक थाने पहुंच गया। उसके साथ उसका नौकर तुलसीदास भी था। वो अब मुझे बहुत बदला हुआ लग रहा था। मैंने इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने सेठ से कहा वो FIR दर्ज करा दे। मैंने मुहर्रिर को बुलाने का इरादा किया ही था कि सेठ कहने लगा, नवाज साहब, मुझे सुबह वाले रवैये पर बहुत अफसोस है। मैं अब फिर यही दरख्वास्त करूंगा कि पर्चाबाजी का मामला रहने दें। मैंने अपने आदमियों से कह दिया है, वो नंदा को तलाश कर लाएंगे। आपकी मेहरबानी है कि आपने इतनी दिलचस्पी ली है। आपको घर बुलाकर नंदा के अगवा के बारे में इसलिए बताया था कि आपसे दोस्ती है और मेरे साथ ये वाक़या हो गया है। लड़की की तलाश में मेरे आदमियों से कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कम से कम आप तो जानते हो कि असल मामला क्या है, वरना मुझे पुलिस की मदद की ज़रूरत नहीं। देखो दौलत राम, अगवा कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है। कानूनी पोजीशन ये है कि तुम अगरचे लड़की के वारिस हो और तुम ये भी ना चाहो कि लड़की को बरामद ना किया जाए, तो भी जो लड़की अगवा होती है खुद उसका कानूनी हक है कि पुलिस उसे बरामद कराए, और मैं लड़की का यही कानूनी हक पूरा करना चाहता हूँ। दौलत राम सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। इतनी देर में मुहर्रिर एक आदमी के साथ मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का सर फटा हुआ था और खून के छींटे उसकी कमीज़ के कॉलरों और कंधों पर लगे हुए थे। मुहर्रिर कहने लगा, ये आदमी अपना नाम जग्गू बताता है और उसका कहना है कि वो कपूरथले में रहता है और हमारे थाने के इलाके में किसी से मिलने आया था कि उसके साथ झगड़ा हो गया। दूसरा आदमी यहाँ मंडी में आड़ती है, उसे मैंने बाहर बैठाया हुआ है। मैंने मुहर्रिर से कहा, उसकी रिपोर्ट दर्ज करो और अगर कोई ज़्यादा ख़राब मामला नहीं है तो सुलह सफाई कराकर फारिग कर दो, लेकिन ज़रा उस आड़ती की शक्ल भी मुझे दिखा दो। मुहर्रिर उसे अंदर लाने के लिए कमरे से निकल गया। मैं उस ज़ख्मी की तरफ देखने लगा, पर वो दौलत राम की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अजीब बात थी कि दौलत राम उसकी तरफ नहीं देख रहा था, जैसे नजरें चुरा रहा हो। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने ऐसे जाहिर किया कि मैं अपनी मेज़ की तरफ देख रहा हूँ, जबकि चोर आंखों से मैं जग्गू की तरफ ही देख रहा था। जग्गू दौलत राम की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं बारीकी से उसे न देख रहा होता तो शायद उसकी मुस्कुराहट किसी को नज़र न आती। मुहर्रिर अब तक उस आरती को अंदर ले कर आ चुका था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, लड़ाई क्यों हुई और तुमने उसे क्यों मारा? आरती शक्ल से ही उखड़ मिजाज लगता था, पर बड़ा ही मासूम बनकर कहने लगा, जनाब, दुकान पर आकर कभी एक सौदे का भाव पूछता था तो कभी दूसरे का। मैंने कहा कि मैं तो आढ़ती हूँ, सौदा लेना है तो किराने की वाले की दुकान पर जाओ। तो ये हुज्जत करने लगा। बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे भी गुस्सा आ गया और फिर हाथापाई हो गई, जिसमें उसे चोट लग गई। जग्गू इस दौरान बिल्कुल खामोश था। पता नहीं क्यों मुझे ये कहानी हजम नहीं हो रही थी। मैंने मुहर्रिर से कहा कि रिपोर्ट काटे बगैर इन दोनों को हवालात में बंद कर दो और थोड़ी देर बाद उस जग्गू को मेरे पास लाना। उस दौरान दौलत राम बड़ा बेचैन हो रहा था। मैंने उसको फिर छेड़ा, हाँ सेठ साहब, क्या इरादा है? हम इस तरह बैठे बहसें तो नहीं कर सकते। सेठ ने घंघूरा मारा और कहने लगा, अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहते हैं,
लेकिन कल तक ठहर जाएं तो अच्छा है। मैं सुबह जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगा, मुझे इजाज़त दें। मैंने देखा कि दौलत राम बड़ी जल्दी में मेरे कमरे से बाहर निकल गया। जग्गू अभी कमरे में ही था। मैंने जग्गू से सवाल पूछना शुरू कर दिए। क्यों भाई, कपूरथले में क्या करते हो? बस जी कुछ नहीं, इधर उधर का छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। अरे क्यों बकवास करते हो? वो आरती बोल पड़ा। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। नौजवान आदमी था, अच्छे डोल डोल वाला। मैंने उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि ये जग्गू क्या काम करता है? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी दुकान पर सौदे का भाव पूछने आया था। तुम्हारी पुरानी वाकफी भी निकल आई है उससे। आरती घबरा गया। जल्दबाजी में उसके मुंह से ऐसी बात निकल गई थी जिसने उसे फंसा दिया था। मैंने मोहर्री से कहा कि जग्गू को हवालात में ले जाओ और फिर वापस आओ। जब वो दोबारा वापस आया तो मैंने अपना बेंत उसके हवाले किया और कहा कि ज़रा इस आरती के दिमाग के कीड़े निकालो ताकि उसे याद आ जाए कि जग्गू कौन है और उसकी दुकान पर क्या लेने आया था। आरती तीसरे चौथे बेंच पर ही डकारने लग गया। जनाब बता देता हूँ। मैंने मोहर्रर की तरफ इशारा किया और उसे सूटी वापस ले ली। उसे बाहर जाने का इशारा किया। आरती सी सी कर रहा था। इतना जवान आदमी 2-4 सूटियाँ खाकर ही बस हो गया था। अब बोलो असल बात क्या है? जनाब ये जग्गू दलाल है। कपूरथले के उधर 2-4 कोठे कंजरों के हैं। वहाँ बस्ती में तवाइफ के डेरे पर होता है। उसका खर्चा पानी वहीं से मिलता है। मैं वहाँ 2-4 दफ़ा गया हूँ। वहीं उससे मुलाकात हुई थी। आज अचानक ही मेरी दुकान पर आकर कहने लगा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, दौलत राम के घर की टोह लेनी है। मेरे पूछने पर कि वो टोह क्यों लेनी है तो कहने लगा, बस तुम कोई तरीका निकालो, यहीं के रहने वाले हो। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसे काम नहीं करता। तो मुझे धमकियां देने लगा। कहने लगा कि तुम हमारे पास आते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। बस जी तू मैं हो गई और उसके सर पर चोट लग गई। मैं सोच में पड़ गया। कपूरथले की एक तवाइफ का दलाल सेठ दौलत राम के घर की टोह लेना चाहता है, आखिर क्यों? मैंने आरती से काफ़ी पूछा पर उसे उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने मुझे कपूरथले की बस्ती तवाइफ के अड्डे की निशानदही कर दी थी। मैंने उसे फारिग कर दिया, लेकिन कह दिया कि वो मुझे बताए बगैर इस इलाके से बाहर नहीं जाएगा और ना ही जग्गू वाली बात किसी से करेगा, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो कानों को हाथ लगाता हुआ चला गया। दूसरे दिन सुबह दौलत राम वादे के मुताबिक आ गया। कहने लगा, मैंने रात भर सोचा है कि बेटी के अगवा का पर्चा दर्ज करा ही दूँ, पर मसला ये है कि मेरी किसी से तो कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी पर शक है। आप तो ये ज़रूर लिखवाएंगे कि किस पर शक है। अब मैं किस पर शक करूँ? आजकल तो पुलिस वाले पर्चा दर्ज करते ही नहीं हैं, और अगर कोई पहुंच वाला ऊपर से दबाव डलवाकर पर्चा दर्ज करा ही ले तो उससे पहला सवाल यही होता है कि किस पर शक है। बंदे की निशानदही कर दो। कोई उनसे ये पूछे कि अगर शिकायत करने वाले को पता हो कि कौन उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है तो वो पर्चा क्यों दर्ज कराने आए, खुद ही क्यों ना भुगत लेगा। जिन दिनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त आज वाली पुलिस नहीं थी। शिकायत करने वाला शिकायत दर्ज करा के फारिग हो जाता था और बाकी काम पुलिस करती थी। इसलिए मैंने दौलत राम से कहा कि वो सिर्फ FIR दर्ज करा दे। उसने अपने नौकर तुलसीदास की तरफ से FRI दर्ज करा दी। तुलसी का बयान मैंने पहले ही सुन लिया था। FRI कटने के बाद दौलत राम मेरे पास फंस गया था। अब वो ये कह नहीं सकता था कि मैं उसे नाजायज़ तंग कर रहा हूँ। मैंने ये एहतियात इसलिए कर ली थी कि बहुत से केसों में ऐसा हुआ था कि बड़े बड़े ज़मींदारों ने बड़े बड़े अफसरों के साथ अपने यारानों की तड़िया भी मुझे लगा दी थी और मेरे खिलाफ झूठे केस भी खड़े कर दिए थे। अगर मैं साफ आदमी ना होता तो शायद वो मुझे ले डूबते। बहरहाल मैंने दौलत राम को फारिग किया और जग्गू को बुलाकर बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। जग्गू कोई पेशावर बदमाश नहीं था, सिर्फ इतना ही बदमाश था जितने तवाइफों के पास दलाली करने वाले बदमाश होते हैं। उसने भी मुझे धन और दौलत का लालच देने की कोशिश की और फिर ये रौब भी दिया कि वो बहुत पहुंच वाले बंदे हैं, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। मुझे उसकी जुरात पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने उसकी अच्छी तरह तबीयत साफ़ कर दी। वो समझ गया कि उसकी दाल नहीं गलेगी। मेरा उससे सीधा साधा सवाल था कि वो दौलत राम के घर की टोह में क्यों लगा हुआ था, वो उसके घर की टोह क्यों लेना चाहता था, और आखिर उसने उस घर के बारे में क्या मालूम करना था। फिर ये भी कि वो किसके कहने पर टोह ले रहा था। मैंने उसके साथ नंदा के अगवा का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही उसकी मालकिन के बारे में कोई बात की।
जग्गू अभी तक ये नहीं मान रहा था कि वो दौलत राम के घर का कोई भेद जानने के लिए यहाँ आया था। उसका यही कहना था कि आरती के साथ उसका वैसे ही झगड़ा हो गया था। उसको मालूम नहीं था कि आरती मेरे सामने क्या बक गया है। काफ़ी देर की सर खपाई के बावजूद वो सीधी लाइन पर नहीं आ रहा था और मुझे यकीन हो गया था कि जब तक उसको अच्छी तरह मार नहीं दी जाएगी वो शायद कुछ बकेगा ही नहीं। वो सिरे से इनकारी था कि वो दौलत राम को जानता है, हालांकि उसे सेठ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मैंने खुद देखा था। मैं उसके बारे में मज़ीद कुछ सोचना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे फ़िलहाल हवालात में भेज दिया। शाम होने से पहले पहले एक वकील थाने में आ धमका। वो कपूरथले के एक मजिस्ट्रेट से जग्गू की ज़मानत के कागजात लेकर आया था। मुझे इस बात पर हैरत हुई कि जग्गू ने अपने थाने में मौजूदगी की इत्तला अपनी मालकिन को किस तरह पहुंचा दी थी। गालिबन उसके साथ उस जगह कोई और भी आया था और मेरे थाने की गश्त ने जब जग्गू को आरती के साथ लड़ते देखा तो वहाँ से खिसक गया होगा और उसी ने जग्गू के पकड़े जाने की इत्तला उसकी मालकिन को दी होगी। मैंने ज़मानत के कागजात देखे। ज़मानत देने वाली वही बसंती तवायफ थी। वाकई जग्गू का कहना सही निकला, वो पहुँच वाले लोग थे। लेकिन मैं भी कभी इस तरह की तड़ियों में नहीं आया था। मैंने खुद हवालात में जाकर जग्गू को बाहर निकाला और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसको मारा और कहा कि मैं बहुत जल्द उसके पास आऊँगा। वकील उसे लेकर चला गया। बिलाल शाह को सारा वाक़या बताकर मैंने उससे कहा कि वो आरती को ले आए। हमने आज ही रात कपूरथले जाना है। वो आरती को लेकर आया और हम सिविल कपड़ों में बस के ज़रिए कपूरथले पहुँच गए। कुछ देर बसों के अड्डे पर ही गुजारा। जब रात ज़रा गहरी हुई तो हम वहाँ से चल पड़े। आरती ने रास्ता दिखाया और जग्गू के घर हम पहुँच गए। गली में अंधेरा था। मेरे इशारे पर आरती ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाजे के साथ हो गया। किसी ने अंदर से कुंडी गिराई और मैंने उसे मोहलत दिए बगैर दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया। बिलाल और आरती मेरे पीछे ही आ गए। दरवाज़ा खोलने वाला जग्गू ही था। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ढकेल कर देवड़ी में दीवार के साथ लगा दिया। शायद वो घर में अकेला ही था। सामने एक कमरे से लालटेन की रोशनी आ रही थी। मैं उसे धकेलता हुआ कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद करके मैंने उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। बिलाल और आरती चारपाई पर बैठ गए। जग्गू, मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वो हाथ जोड़कर मेरे पैर पर गिर गया। वो सियाना आदमी था। अच्छी तरह जान गया होगा कि जो थानेदार ज़मानत के बाद उसके घर आकर उसकी गर्दन पकड़ सकता है, उसके सामने अकड़बाजी दिखाने बेकार है। मैंने आरती से कहा कि वो बाहर जाकर देवड़ी में बैठे या अगर जाना चाहे वापस तो चला जाए। वो कहने लगा, मुझे इजाज़त दे, मैं वापस चला जाऊँगा। वो भी अंदर से दहशत ज़दा हो गया था। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और मैंने जग्गू से कहा, अब बताओ दौलत राम के घर की क्या टोह लेनी है तुम्हें। ये याद रखना कि इस वक्त कोई वकील तुम्हारी ज़मानत के लिए नहीं आएगा और मैं जो तुम्हारा हश्र करूँगा ज़िंदगी भर याद रखोगे। अब यहाँ बकोगे या बसंती के डेरे पर ले जाओगे। बसंती का नाम सुनकर जग्गू की हवा ही निकल गई। उसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि मैंने बसंती और उसके ताल्लुक़ की खोज कर ली है। वो बेयकीनी से अपना सर इधर से उधर हिलाने लगा, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, अब मैंने क्या कहना है सरकार। जब आप जान ही गए हैं कि बसंती कौन है तो सुन ले कि मैं उसी बसंती के कहने पर गया था। दौलत राम की बेटी नंदा से मिलकर आना था। तुम जानते हो नंदा कौन है? देखी हुई है तुमने उसको? देखी नहीं है, पर बसंती ने बताया था कि वो दौलत राम की बेटी है। ये नहीं बताया कि उससे क्यों मिलना चाहती है। जानते हो वो दौलत राम कौन है? क्यों नहीं सरकार, मालकिन बसंती के डेरे पर आते रहते हैं। उस दिन थाने में आपके पास बैठे भी तो थे वो भी मुझे बसंती के डेरे पर देख चुके हैं। बसंती ने कहा था कि काम चोरी छुपे का है। दौलत राम की नज़रों में आए बगैर ये काम करना है। मैं नंदा तक पहुंचने का तरीका सोच रहा था। इस आरती को उस जगह देखा था। धमका कर मैंने उससे साथ मिलाने की कोशिश की, पर वो भड़वा पर वो भड़वा डर ही गया और मेरे साथ झगड़ा कर बैठा। फिर आपके सिपाही पकड़ कर ले गए। मेरे साथ जो यहाँ से गया था उसने आकर मालकिन को खबर कर दी। उन्होंने मेरी ज़मानत करवा दी। वकील भेजकर मुझे छुड़वा लिया। मेरे दिमाग में ख्यालात का तूफ़ान था। क्या बसंती ने नंदा को अगवा कर लिया है?
लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जग्गू के पकड़े जाने से पहले ही नंदा अगवा हो चुकी थी। फिर भी एक धंधा करने वाली औरत दौलत राम की बेटी से क्यों मिलना चाहती थी? उसने उसे क्या कहना था, मुझे यही मालूम करना था। और वक्त ज़ाय किए बगैर उसी वक्त मैंने जग्गू से कहा कि चलो बसंती के पास। वो उठकर मेरे आगे चल पड़ा। इस पूछगछ में रात और गहरी हो गई थी। शहर का नवाही इलाका था और थोड़े से घर ही थे। बाकी जगह खुली थी, खेत खलियान वगैरह थे। दूर से कुत्तों के वक्फे वक्फे से भौंकने की और रोने की आवाज़ें आ जाती। हम पैदल ही गलियों में चलते जा रहे थे। अंदाज़न 1-2 मील चले होंगे कि अब मकान एक दूसरे से दूर दूर होने लगे थे। एक 2 मंजिला मकान के सामने जग्गू रुक गया। सामने 4-5 सीढ़ियाँ थी और फिर दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। मेरे इशारे पर जग्गू आगे बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचे। जग्गू ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजे पर हाथ रख दिया। दरवाज़ा खोलने वाला छोटे से कद का आदमी था। मैं दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर घुस गया। जग्गू भी अंदर आ गया। जग्गू ने छोटे कद वाले आदमी से कहा, बीबी जी किधर हैं? वो आदमी परेशान हो गया कि जग्गू के साथ ये कौन आदमी आया है। फिर नए आने वाले का समझकर चुप ही रहा और जग्गू से कहने लगा, ऊपर के कमरे में हैं, शायद सो गई हैं। जग्गू ने कहा, उन्हें जगाओ और कहना कि जग्गू के साथ कोई मिलने वाला आया है, ज़रूरी बात करना है। छोटे कद वाला आदमी कोई जवाब दिए बगैर चला गया। कुछ देर बाद एक दरमियानी उम्र की बारौब औरत सीढ़ियाँ उतरकर उसी कमरे में आ गई जहाँ हम खड़े थे और जहाँ बाहर वाला दरवाज़ा खुलता था। ये औरत बसंती थी। अगर हमें पता ना होता कि इस औरत का पेशा क्या है तो हम उसे देखकर सोच भी नहीं सकते थे। बड़ी खूबसूरत और रौबदाब वाली औरत थी। ढलती उम्र के साथ उसका हुस्न मज़ीद निखर गया था। बैठे उसकी आवाज़ में बड़ी खनक थी। हम कमरे में कुर्सियों पर बैठ गए। जग्गू ने बोलने में पहल की, बीबी जी यही वो थानेदार साहब हैं जो मुझे थाने ले गए थे। मैं ज़मानत के बाद घर आया ही था कि ये मेरे घर आ गए और अब मुझे कहा कि आपके पास ले चलो। वो शायद बसंती के करीब होकर थोड़ा सा शेर हो गया था। अब बसंती मुझसे बोलने लगी, जी थानेदार साहब, कैसे तशरीफ़ लाए हैं आप मेरे पास? बसंती, मेरी आवाज़ बड़ी खुश्क थी। जग्गू तुम्हारा कारिंदा है? जी बिल्कुल, मैंने ही इसकी ज़मानत करवाई है। हालांकि जिस जुर्म में तुमने उसे हवालात में डाल दिया था वो कोई जुर्म तो था ही नहीं। किसी से किसी के बारे में पूछना कोई जुर्म तो नहीं होता। देखो बसंती, जो हमारा काम है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश न करो। मेरी आवाज़ गर्म हो गई थी। दौलत राम तुम्हारे पास आता है? आता था, पर अब नहीं आएगा। अब तो शायद मैं उसके पास जाऊंगी। तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? बस जी चाहता है उसे देखने को। अब बहुत अरसे से दौलत राम मेरे पास नहीं आया है। बसंती से बात करते करते मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ उखड़ने लगी है। वो बहुत बेचैनी महसूस करने लगी। कुर्सी पर पहलू बदल रही थी। फिर एकदम उसकी बेचैनी बढ़ गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, थानेदार साहब, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं सुबह आपके पास खुद ही चली आऊँगी। आप सुबह थाने में ही होंगे ना? मुझे भी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि आपसे मदद मांगनी है। मेरी बात का यकीन कर ले। मुझे उसकी आंखों में एक इल्तिजा, एक मिन्नत नज़र आई थी। मेरा दिल नर्म हो गया। मुझे ये औरत हालात की सताई हुई नज़र आने लगी। पेशावर होते हुए भी उसका अंदाज शरीफ औरतों जैसा था। पता नहीं क्यों मैं कोई जवाब दिए बगैर उठकर खड़ा हो गया और चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। अगले दिन दोपहर तक बसंती नहीं आई। मैं उसके इंतज़ार में था कि जग्गू आ गया। सलाम करने के बाद ज़मीन पर ही बैठ गया। गले में लटके हुए साफे से आंखें साफ करके कहने लगा, कुछ नहीं बचा साहब जी, कुछ भी नहीं बचा। रात आपके आने के बाद किसी वक्त कोई बसंती को कत्ल कर गया है। मैं एकदम सुन होकर रह गया। जिस इलाके में बसंती कत्ल हुई थी वो मेरे थाने की हुदूद में नहीं आता था। मैंने जग्गू को साथ लिया और उस इलाके के थाने में पहुंचा। वहाँ का थानेदार हिंदू था, चमन लाल। बहरहाल उसने बड़ी आवभगत की। मैंने उसे बताया कि मेरे अपने इलाके में अगवा की एक वारदात में शायद बसंती भी मुलविस थी। अगर मुझे उसके सामान को देखने का मौका मिल जाए तो समझे आसानी होगी। वो थानेदार मुझे साथ लेकर बसंती के घर चला गया। पिछली रात हम जिस कमरे में बैठे थे वहीं कत्ल हुआ था। कत्ल करने वाले ने चाकू से बसंती के पेट में वार किए थे। वो वहीं ख़त्म हो गई थी। थानेदार मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गया। वो बसंती का कमरा था। वो एक तरफ चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा, खान साहब आप तलाशी ले लें, मैं हर चीज़ देख चुका हूँ। सिर्फ वो सामने वाला संदूक उसी तरह बंद है। मैंने अभी उसे नहीं खुलवाया। चले आप खोल लें। बसंती का अभी तक कोई वारिस सामने तो नहीं आया है।
शायद कोई पुलिस पर संदूक तोड़ने का इल्ज़ाम लगा देता, लेकिन मैंने ये रिस्क भी ले लिया। रिवॉल्वर के दस्ते से ताला एक ही झटके से खुल गया। हिंदू थानेदार उठकर मेरे पास आ गया। संदूक में ऊपर 2-3 जोड़े जनाना कपड़ों के थे। उनके नीचे एक बिल्कुल नया सुर्ख रंग का जोड़ा था जो दुल्हनें पहनती हैं। एक जेवर का डब्बा था। मैंने वो दोनों चीज़ें बाहर निकाल ली। हिंदू थानेदार ने जेवर का डब्बा खोला। उसमें 6 कड़े नुमा चूड़ियाँ थी और एक बड़ा सा मोतियों जड़ा हार था और एक तस्वीर। थानेदार ने तस्वीर पर नज़र डाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। वो एक नौजवान लड़की की तस्वीर थी। मैंने थानेदार से कहा कि बाकी की तलाशी तुम ले लो। तस्वीर मैंने अपनी जेब में रख ली। जेवर के डब्बे के ढक्कन के नीचे एक तह किया हुआ कागज़ अटका हुआ था। थानेदार ने उसे खोल कर देखा और फिर मेरी तरफ कर दिया। ये दौलत राम के नाम एक ख़त था जिसमें ताकीद की गई थी कि जोड़ा और जेवर अपनी बेटी को मेरी तरफ से दे दे। उसकी शादी के रोज़ यही जोड़ा उसे पहनाए। ख़त भी थानेदार से मैंने ले लिया। हम उसके थाने वापस चले गए। वहाँ उसने बरामदगी डाली। मैंने उस पर गवाही डाल दी और ख़त और तस्वीर लेकर अपने थाने वापस आ गया। जग्गू मेरे साथ ही था। उसे थानेदार ने मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दी थी। अब एक ख़याल मेरे जहन में पुख्ता हो गया था और मैंने उसी ख़याल पर अपनी तफ्तीश की बुनियाद रख दी थी। जग्गू से मैंने बसंती के बारे में कुछ बातें मालूम की, जिनके मुताबिक दौलत राम अक्सर बसंती के पास आता था और वो दौलत राम की बंधुआ थी। बंधुआ हिंदू की उस पेशावर औरतों को कहते हैं जो अपने धंधे में सिर्फ एक मर्द या एक आदमी की बनकर रहती हैं और वही उसके अखराजात पूरे करता है। सेठ अपनी छोटी सी बेटी को कभी कभार बसंती के पास लाता था, पर जब उसकी बेटी ज़रा बड़ी होने लगी थी तो सेठ ने उसे लाना बंद कर दिया था और जग्गू को वापस हवालात में बंद कर दिया। सेठों के पुश्ती नौकरों से घरों का कोई भेद छुपा हुआ नहीं होता है। जग्गू को फारिग करके मैंने तुलसीदास को थाने बुला लिया और उसे यही समझा रहा था कि आम बदमाशों को थाने में जो मार दी जाती है वो उसके बस का रोग नहीं है, इसीलिए वो मेरी बातों का जवाब दे दे। मैं सेठ से कोई बात नहीं बताऊंगा। बसंती से सेठ का क्या ताल्लुक़ है? तुलसी मान गया। इस बात का बयान बहुत लंबा है, मगर मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। यानी ये कि उसने अपने मालिक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। मेरे मालिक के अपने पिता ने भी उनके लिए बहुत दौलत छोड़ी थी और ससुराल वो भी ऐसी मिली थी कि उन लोगों पर धन बरसता था। उनकी घरवाली बहुत सुंदर है, बुढ़ापे में भी सुंदर है, लेकिन उनके मन को एक ही रोग था, औलाद नहीं हो रही थी। मालिक ने बहुत इलाज कराए पर निराश यानी मायूस हो गए। फिर न जाने क्या हुआ कि तवाइफ के पास जाने लगे। शायद उनके मन में यही आई थी कि जब औलाद नहीं होती तो इतनी दौलत मेरे बाद दूसरों के ही काम आनी है, तो क्यों न खुद ही अय्याशी करूं। मालकिन को उनकी हरकत की कोई खबर नहीं थी। मुझे शक था कि वो किसी औरत के पास जाते हैं। फिर मालिक ने मुझ पर एतमाद जमाया। फिर मुझे किसी न किसी काम से उस तवाइफ बसंती के पास भेजने लगे, कभी पैसे देकर, कभी तोहफे देकर। फिर यूं ही कुछ साल बाद मालकिन के घर नंदा पैदा हुई। मैंने ख्याल किया कि अब मालिक का ध्यान घर गृहस्थी की तरफ हो जाएगा, बसंती के पास आना जाना ख़त्म हो जाएगा। नहीं सरकार, ये जाना ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि नंदा पाँव पाँव चलने लगी तो कभी कभार मालिक उसे भी बग्गी पर साथ ले जाते, बसंती के घर साथ ले जाते। मैंने एक दिन डरते डरते जताया भी कि सरकार, नंदा का वहाँ जाना ठीक नहीं है, उसे ले जाने की क्या ज़रूरत है, जिस पर उन्होंने मुझे झिड़क दिया। फिर मैं चुप रहा। अब नंदा का कई साल से वहाँ जाना खुद ब खुद ही बंद हो गया है। एक दिन बड़ी अजीब बात हुई। मैं मालिक के भेजने पर किसी काम से बसंती के पास गया तो बातों में वो कहने लगी, कमला से कहना कि उसका वचन उसे याद होगा, वो दौलत राम को भी याद दिलाए। मेरी आंखें कब तक तरसती रहेंगी। बड़ा अजीब ही पैगाम था। कमला उस हवेली की जद्दी पुश्ती दाई है। अब तो वो बहुत बूढ़ी हो गई है और जब नंदा हुई थी तो उस वक्त वो अधेड़ उम्र थी। बहरहाल मैंने हवेली वापस आकर कमला को ये पैगाम दे दिया। उसने सिर्फ सर हिला दिया, मुंह से कुछ नहीं बोली। मैंने मालिक से भी उस पैगाम का जिक्र किया, वो भी सुनकर खामोश हो गए। उससे अगले दिन मुझसे कहा कि अब बसंती की यहाँ आना जाना बंद कर दिया है, इसलिए अगर वो किसी भी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजे तो उसे मुझसे मिलाए बगैर हवेली से भगा दो। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ कि चलो मालिक घर गृहस्थी में पड़ने लगे हैं और बसंती वाला टंटा ख़त्म हो गया। अब एकदम लगता है कि बात फैल गई है और आपने भी मुझे बुलाकर पूछ लिया है। अब जो बात मेरे इल्म में है वो मैंने आपको बता दी है। फिर उसने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, सरकार, एक उम्र हो गई है उस हवेली का नमक खाते हुए। आपका डर ना होता तो ये ज़बान कभी ना खुलती। फिर अब आपसे विनती
यानी इल्तिजा है कि मेरा नाम ना आए किसी बात में, वरना मैं जीते जी मर ही जाऊंगा। मैंने उसे तसल्ली दी, तुलसीदास तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम पर कोई हुर्फ नहीं आएगा। बस तुम ये करो कि कमला से मेरी मुलाकात करा दो। मैं उसे थाने नहीं बुलाना चाहता। रात को तुम्हारी हवेली आऊँगा, तुम फाटक खुला रखना और कमला से कहना कि वो मुलाकात के लिए तैयार रहे। तुलसी सोच में पड़ गया। काम बहुत मुश्किल है सरकार, पता नहीं कमला क्या कहेगी, पर आप आ जाएं सरकार, मैं कोशिश कर लूँगा। कमला कोई 60 साल की उम्र की होगी, पर वक्त ने उसे कोई ज़्यादा ही बूढ़ा कर दिया था। तुलसी ने मेरी और कमला की मुलाकात हवेली की देवड़ी के एक कमरे में कराई। काफ़ी रात ढले जब मैं हवेली के दरवाजे पर आया तो ना चौकीदार नज़र आया और ना ही फाटक अंदर से बंद था। धक्का लगाते ही खुल गया। तुलसीदास हे राम करता मुझे साथ लेकर देवड़ी वाले कमरे में ले आया। कमला मालिक की वफादार थी, पर तुलसी ने उसे यकीन दिलाया था कि मालिक खतरे में है और थानेदार साहब जो कुछ पूछना चाहते हैं वो बता देगी, तो मालिक के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिए कमला मेरी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हो गई थी, वरना शायद वो कभी न मानती। बसंती के कत्ल वाले दिन उसके जेवर और डब्बे से जो तस्वीर निकली थी वो मेरे हाथ में थी। मैंने कमला के सामने कर दी। उसने तस्वीर अपने हाथ में ले ली और आंखों के करीब की और फिर दूर हटाकर फिर उसने उसी तरह देखा। ये किसकी तस्वीर है कमला? कमला मुस्कुराई। अपनी बेटी नंदा की है, पर आपके पास कहाँ से आई? मुझे बसंती ने दी है। बसंती का नाम आते ही कमला के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तस्वीर उसके हाथ में कांपने लगी। तो क्या नंदा बसंती के पास है? नहीं, बसंती का तो कल रात कत्ल हो गया है, किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। अच्छा तुम ये बताओ कमला, क्या तुम बसंती को जानती हो? जी सरकार, मैं उसे जानती हूँ। अच्छा अब ये बताओ, तुम इस हवेली में कब से हो? सरकार, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं कब से हूँ। अच्छा, मैंने कहा क्या नंदा की पैदाइश तुम्हारे सामने हुई थी? जी, मैंने उसे अपने हाथों से ही पैदा किया था। कमला, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, क्या नंदा बसंती की बेटी है? कमला का रंग पीला पड़ गया और हाथ पैर कांपने लगे उसके। मैंने उसकी तरफ देखा और अपना सवाल दोहरा दिया। वो खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैंने कमला को रुखसत कर दिया और मैं अपने थाने चला आया। बिलाल शाह वहीं पर मौजूद था। मैंने बिलाल शाह के साथ इस केस पर बातचीत का आगाज़ किया। मैंने बिलाल शाह से कहा कि अगर ऐसा है कि नंदा अगर बसंती की बेटी है तो जग्गू को बहुत कुछ मालूम होगा, वो बहुत कुछ जानता होगा, क्योंकि वो बसंती के बहुत नज़दीक था और उसके एतबार का बंदा था, और वो उसे खुद भी खुफिया पैगामात के लिए हवेली भेजती थी। मैंने अपने कांस्टेबल से कहा कि जाओ जग्गू को ले आओ। कुछ देर बाद ही वो कांस्टेबल जग्गू को हवालात से निकाल कर ले आया। मैंने जग्गू से सवालात करने शुरू कर दिए, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रहा था। उसने कहा कि आप दौलत राम को भी यहाँ पर लेकर आ जाइए, फिर मैं आपके सामने बसंती की बात करूँगा। बिलाल शाह उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। मैं समझ गया कि जग्गू लाइन पर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ बात तो जानता है, पर उस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसे आंखों में इशारा किया। उसने जग्गू को अकल सिखानी शुरू कर दी। उसका दमखम जवाब दे रहा था। मार खाने के दौरान ही कहने लगा, बता देता हूँ जनाब, अब बस कर दें। बिलाल शाह ने हाथ रोक लिया। पूछे जी, क्या पूछना है? नंदा तुमने उठाई है? जानते हो वो कौन है? जानता हूँ, नंदा दौलत राम की बेटी है, उसने कहा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैंने ये काम नहीं किया। मुझे ये पता है कि जब सेठ ने बसंती से मिलना जुलना कम कर दिया तो एक रोज़ सेठ और बसंती में बड़ा ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। बसंती ने बड़ा शोर मचाया कि अब वो इस ज़िंदगी से तंग आ गई है और उसके साथ ब्याह तक रचा चुकी है। उसकी सेठ से औलाद हो चुकी है, अब वो उसे हवेली में लेकर जाए या फिर उसकी बच्ची को उसके पास छोड़ जाए। काफ़ी देर के झगड़े के बाद भी कोई फैसला न हुआ। दौलत राम ने गुस्से में आकर उसे कत्ल करने की धमकी दे दी थी। खैर, मामला उस वक्त तो रफा दफा हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद बसंती ने मुझे दौलत राम के पास भेजा। मेरा फैसला करो या नंदा को वापस करो। मुझे ये भी कहा था कि कमला को भी उसका वचन याद दिलाना। दौलत राम की ये दाई मैंने देखी हुई थी। सेठ ने मुझे गालियां देकर वहाँ से भगा दिया। मैंने वापस आकर बसंती को बात बताई। उसने कहा कि बंदे ले जाओ और नंदा को उठाकर ले आओ। हम एक रात 3 बंदे वहाँ गए, पर दौलत राम की हवेली के अंदर घुसने के बाद हमने सेठ को जागता हुआ देख लिया। हम वहाँ से फरार हो गए। दीवार फलांगते हुए सेठ के चौकीदार ने भी हमें देख लिया था, उसने भी शोर मचाया। बहरहाल उस दिन के बाद हम दोबारा नहीं गए।
बसंती ने कहा कि तुम जाकर टोह लेकर आओ, कोई और तरीका देखो। मैं इसी काम से आया था कि यहाँ झगड़ा कर बैठा और आपने मुझे धर लिया। लेकिन जनाब, मैं फिर कहता हूँ कि अगवा वाला काम हमने नहीं किया है। जग्गू के बयान ने मेरा जहर एक और तरफ डाल दिया। मुझे अपना ही शक रफा करने के लिए दौलत राम के पास जाना पड़ा। उसने पहले तो यही जोर दिया कि उसकी बेटी अगवा हुई है और वो खुद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो पुलिस क्यों दखल दे रही है। मैंने उसे समझाया कि मैं इसी बात पर उससे पहले भी बहस कर चुका हूँ, लेकिन अब मामला बहुत बदल गया है। अब एक नहीं 2 थानों की पुलिस दखल अंदाजी करेगी कि बसंती भी कत्ल हो गई है। मेरी इस बात पर सेठ अपनी जगह से उछल पड़ा और पहलू बदल कर कहने लगा, मुझे किसी कत्ल का कोई पता नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और बसंती कौन है? दौलत राम, तुम्हें नहीं पता बसंती कौन है? और अगर नहीं पता तो फिर किसी वक्त मैं तुम्हें समझा दूंगा। शायद कपूरथले का वो थानेदार, वो भी तुम्हें बहुत जल्द समझाने आ जाएगा, जिसके इलाके में बसंती कत्ल हुई है। और शायद तुमने जग्गू का नाम भी सुना होगा या उसे देखा होगा। दौलत राम के हाथ कांपने लगे। दौलत राम ने मेरी बात सुनकर उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, खान साहब, जो चाहो खिदमत करने के लिए तैयार हो। मेरी इज्जत का सवाल है। आप तो जानते ही हैं हमारे जैसे लोगों का शुगल होता है कोठों पर जाना। अब इस बात की चर्चा होगी तो मेरे घर में अलग फसाद खड़ा हो जाएगा और बाहर की जगह हसाई अलहदा होगी। कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, बस मेरा बसंती से ताल्लुक़ ज़रूर था। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। जी चाहता था कि अभी उस मकड़े किस्म के आदमी को गिरफ्तार करके थाने ले जाऊं और बसंती का ख़त उसके मुंह पर दे मारूं कि तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ है और किस किस्म का ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे एक तीर से 2 शिकार करने थे। नंदा के अगवा के बारे में जो शक मुझे था वो दूर करना था और उसके लिए ज़रूरी था कि अभी दौलत राम को खुला रखूं। मैंने सेठ से कहा कि तुम मेरी नज़र में मुश्तबा हो, मुझे रिश्वत भी देने की कोशिश कर रहे हो। तरीका तो यही है कि मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूं, पर तुम एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हो, इसीलिए सिर्फ लिहाज कर रहा हूँ और तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि सही बात तुम खुद ही मुझे बता दो। एक मोहलत तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, अब दूसरी दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं दूंगा। आज की रात तुम्हारे पास है, सोच लो क्या करना है। कल क्या करना है ये मुझे मालूम है। मैं दौलत राम के घर से उठाया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि अब जबकि मुझे पता चल चुका था कि नंदा कौन है, बसंती से दौलत राम का क्या ताल्लुक़ है। वो बसंती को कत्ल करने की धमकियां तक दे चुका था। इतना होने पर भी क्या मैं दौलत राम को मौका देता कि वो मुझे चक्कर देता रहे? मैंने उसे भागने का मौका देना था और मुझे ये भी ख्याल था कि वो भागकर कहाँ जाएगा। कपूरथले वाला थानेदार सुबह ही मेरे पास मेरे क्वार्टर में आया हुआ था। वो बसंती के कत्ल के केस में मुझसे सुलह मशवरा करने आया था। अगरचा सयाना अधेड़ उम्र का आदमी था, पर मुझे साफ कह रहा था कि उसे कोई सिरा हाथ नहीं मिल रहा है इस केस में। बसंती के छोटे कद वाला नौकर, उसने उसे पकड़ रखा था, पर वो खौफजदा था और उससे कोई बात नहीं कर रहा था और ना ही कुछ बता रहा था। मैंने उसे कहा कि वो आराम से बैठा रहे, ये सिरा मैंने ही पकड़ना था। दौलत राम के घर से वापसी पर मैंने एक सिपाही को अपने क्वार्टर भेजा कि वो थानेदार को वहाँ से बुला कर लाए। सिपाही चला गया तो मैंने बिलाल शाह को बुलाया कि रात में हमने दौलत राम को पकड़ना है और वो तैयार रहे और घर से होकर आ जाए। शायद रात हमें बाहर ही गुजारनी पड़ जाए। शाम होते ही मैंने कपूरथले वाले थानेदार और बिलाल शाह को जीप में बैठने के लिए कहा और दौलत राम की हवेली के साथ माल्टों के एक बाग में जीप खड़ी कर दी। हमारे एक तरफ कपूरथले वाली सड़क थी और दूसरी तरफ दौलत राम का घर, जिसका फाटक दूर से ही नज़र आ रहा था। मुझे दौलत राम के बाहर निकलने का इंतज़ार था। इन दिनों जब मैं दौलत राम और बसंती के ताल्लुक़ की खोज लगा रहा था, मैंने एक आदमी को जानबूझकर गायब हो जाने का मौका दिया था और वो आदमी था दौलत राम का कोचवान मेहंदी। जब तुलसीदास और कमला जैसे नौकरों को दौलत राम अपने राज में शरीक कर चुका था, तो कोचवान को क्यों न करता कि वो उसके साथ ही बसंती के डेरे पर जाया करता था। मुझे यकीन था कि दौलत राम आज रात ज़रूर भागेगा और मेहंदी के पास ही जाएगा। दौलत राम की कपूरथला के इर्द गिर्द के इलाकों में अच्छी खासी ज़मींदारी थी। उसके लिए किसी भी गांव में अपने मज़ारे के घर में मेहंदी को छुपाना कोई मुश्किल न था। शाम गहरी होती जा रही थी, अब अंधेरा फैल चुका था। दौलत राम की हवेली नज़रों से गायब हो गई थी। माल्टों के दरख्तों के नीचे अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। बिलाल शाह ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हवेली से गाड़ी निकली है और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी इर्द गिर्द फैल रही थी। कार का रुख सड़क की तरफ हुआ तो हेडलाइट्स की तेज रोशनी एक मरतबा फिर माल्टों के बाग पर पड़ी, लेकिन
फिर अंधेरा हो गया। मैंने जीप मोड़ी और दौलत राम की गाड़ी की पिछली बत्तियों के निशान पर पीछे पीछे लग गया। मैंने एहतियातन अपनी जीप की सामने वाली बत्तियां बुझा दी थी कि कार वाले को एहसास न हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है। कपूरथले का 10-15 मिनट का रास्ता था। कार उसी तरफ जा रही थी। शहरी इलाके के मकान नजर आने लगे थे। इक्का दुक्का किसी घर की रोशनी भी नजर आ जाती। साथ वाली सीट पर बैठा थानेदार चौकन्ना हो गया था। उसे अभी तक कोई इल्म नहीं था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि मैं बसंती के आशिक या शौहर के पीछे जा रहा हूँ, और ये कि तुम्हारे ही इलाके में है जिसके पास वो जा रहा है, और उसे ही काबू में करना है। दौलत राम की गाड़ी का रुख उसकी ज़मीनों की तरफ नहीं था, बल्कि शहरी इलाके की तरफ था। उस थानेदार का इलाका शुरू होते ही वो होशियार होकर इधर उधर देखने लगा। एक सड़क का मोड़ काटते ही बोला, मेरा ख्याल है वो कला मंडी की तरफ जा रहा है। थानेदार का ख्याल सही निकला। दौलत राम कला मंडी की ही तरफ जा रहा था। दोनों तरफ अब दुकानें शुरू हो चुकी थी। उनके दरवाजे बंद थे। कहीं कोई चौकीदार लालटेन लेकर और डंडा पकड़े गश्त करता हुआ नजर आ जाता। मैंने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी कि अगर दौलत राम अचानक किसी जगह रुक जाए तो मेरा उससे काफ़ी फासला होना चाहिए। एक दुकान के सामने दौलत राम की गाड़ी रुक गई। मैंने फ़ौरन जीप रोक दी। हम उसके अंदर ही बैठे रहे। दौलत राम गाड़ी से उतरा और 1 मिनट इधर उधर देखा और एक दुकान की तरफ बढ़ गया। हमारी जीप अंधेरे में होने की वजह से उसे वो देख नहीं सका था। दुकान से एक तरफ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। दौलत राम इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की तरफ चला गया। मैं और थानेदार बाहर निकले। बिलाल शाह से मैंने कहा कि वो जीप में ही बैठकर निगरानी करे और ऊपर से अगर कोई भागे तो उसे जाने नहीं देना है। सीढ़ियों से ऊपर छत पर एक ही कमरा था जिसके बाहर बालकनी निकली हुई थी। हम दोनों कुछ देर सीढ़ियों के नीचे खड़े रहे और फिर ऊपर चढ़ गए। हम सेठ को कुछ वक्त देना चाहते थे कि वो अंदर घुसते ही जिसकी तलाश में है उससे बातें शुरू करे। जल्दी में वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था। कमरे में एक चारपाई थी। एक कोने में दरी बिछी हुई थी जो थोड़े से खुले दरवाजे में से नजर आ रही थी। सेठ चारपाई पर बैठा हुआ अपनी सांस दुरुस्त कर रहा था। मैं अंदर झांककर वापस बालकनी के अंधेरे में आकर ज़मीन पर पैरों पर बैठ गया। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। मुझे बिलाल शाह की फिक्र थी कि वो घबराकर ऊपर न चला आए और दौलत राम उसके पैरों की आवाज़ न सुन ले। बहरहाल हमें इंतज़ार तो करना था। मुझे पक्का यकीन था कि मेहंदी यहीं कहीं छुपा हुआ है और अब जबकि बसंती कत्ल हो गई है, दौलत राम किसी से आज ही मिलेगा। मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था कि नंदा को खुद दौलत राम ने ही अगवा कराया है और उसे कहीं छुपा दिया है। उसने जिस किसी से भी ये काम लिया है वो उससे ज़रूर राब्ता करेगा। मैं अपनी सोचों में गुम था कि नीचे हमारी जीप के पास खबर दबड़ की आवाज़ें आने लगी। अंधेरे में बैठकर मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई थी। कोई आदमी नीचे सीढ़ियों तक आया था। उसी दौरान बिलाल ने जीप में से छलांग मारी और उस आदमी की तरफ भागा। वो आदमी बिलाल को अपनी तरफ आते देखकर भाग पड़ा। मैंने भी आवाज़ पैदा किए बगैर सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दी। मैं अभी उनके दरमियान ही था कि ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दौलत राम ने शायद मुंह बाहर निकालकर आवाज़ दी थी, कौन है मेहंदी? मैं दौलत राम की तरफ पलटने के बजाय बिलाल की तरफ भागा जो उस आदमी के पीछे दौड़ रहा था। बिलाल ने उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया। उसने दौड़ते हुए उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बिलाल ने उसकी पसलियों में ठोकर मारी। इतनी देर में मैं उसके सर पर था। मैंने और बिलाल ने झुककर उसका चेहरा देखा और फिर हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सड़क पर गिरा हुआ आदमी जग्गू था। मुझे इस चीज़ की हैरानी नहीं थी कि वो यहाँ कपूरथले की मंडी की इस दुकान में क्या लेने आया था, बल्कि हैरानी इस बात की थी कि वो यहाँ आ कैसे गया। मैंने तो उसे अपने थाने के हवालात में छोड़ा था। मैंने बिलाल से कहा कि उसे ले जाकर जीप में बिठाओ। मैं वापस दुकान की तरफ भागा। सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ऊपर बालकनी में 2 आदमी गुत्थम गुत्था थे। मैं 2-2 सीढ़ियां फलांकर ऊपर गया। इस इलाके के थानेदार ने दौलत राम की गर्दन अपने बाजुओं के शिकंजे में कसी हुई थी और वो जोर लगाकर उसे छुड़ा रहा था। मैंने दौलत राम का बाजू पकड़ा और उस थानेदार से कहा कि उसकी गर्दन को छोड़ दो। वो कहने लगा इसने भागने की कोशिश की थी। मैं दौलत राम को उसकी गाड़ी तक ले गया और उससे कहा कि अंदर बैठो। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं साथ वाली सीट पर बैठा और दूसरे थानेदार से कहा कि मेरी जीप लेकर थाने की तरफ चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। थाने जाकर मैंने थानेदार चमनलाल से कहा कि थानेदार, ये सेठ दौलत राम तुम्हारे इलाके में कत्ल होने वाली तवाइफ का आशना है। FIR में नामजद करके बंद कर दो इसे।
दौलत राम बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ, उसकी नज़रें नीची थी। दौलत राम, ये दूसरे इलाके का थाना है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं देखेगा, इसलिए अब चंद दिन यहीं रहो। फिक्र न करो, मुझे अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और जब बताने का फ़ैसला करो कि नंदा कहाँ है तो चमन लाल के ज़रिए मुझे खबर कर देना। दौलत राम का मुंह खुल गया, उसकी आंखों में बेयकीनी थी। नंदा? उसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुमसे ही तो पूछना है दौलत राम, और वो मैं तुम्हें अपने थाने ले जाकर पूछूंगा। अभी तुम यहाँ चमन लाल के पास रहो, उसे भी तुम्हारी खातिर तवज्जो का मौका मिलना चाहिए। मैं बिलाल और जग्गू को लेकर वापस चला आया। अपने ही थाने वापस आकर मैंने पहले तो उस सिपाही का पूछा जो हवालात की ड्यूटी पर था, उसकी अच्छी तरह छत्रोल की। उसके बाद उससे पूछा कि जग्गू यहाँ से कैसे गया। वो कस्में खाने लगा कि उसका कसूर नहीं, उसने उस आदमी पर सिर्फ भरोसा किया था। ये उसकी मिन्नतें कर रहा था कि उसे लेटरिन में जाना है। मैंने उसे इजाज़त दी। गलती ये की कि उसके साथ जाने के बजाय उसे अकेले जाने दिया। मुझे मोहर्रिर ने किसी काम से बुलाया था तो ये लेटरिन से गायब हो गया। मैंने सिपाही की पहली गलती थी, इसलिए उसे छोड़ दिया, लेकिन बिलाल से कहा कि जग्गू से कोई रियायत नहीं करना, तुम अच्छी तरह अपनी रीझ निकाल लो। बिलाल को इस तरह की दावत मिले तो फिर उसे कौन रोक सकता था। जग्गू ने अगले 10-15 मिनट में इतनी मार जिंदगी में नहीं खाई थी जितनी उसने अब खाई। उसके डकारने और चीखे मारने की आवाज़ थाने के सहन तक जा रही थी। जग्गू से मैं यही पूछ रहा था कि उसने पहले ही मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई, और वो कपूरथले मंडी में रात के वक्त क्या लेने गया था। उसने बताता हूँ जी कि गर्दान शुरू की हुई थी, और बिलाल शाह मुसलसल उसकी ठुकाई कर रहा था। उसे जब तक मैं इशारा न करता वो हाथ से किसी तरह भी जूती छोड़कर पाँव में न पहनता। जब मैंने समझा कि जग्गू को नसीहत हो गई है तो बिलाले को इशारा करके रोक दिया। जग्गू ने कहना शुरू किया, जनाब मैं भी अब थक गया हूँ, पेशा मेरा जो भी है आप जानते हैं, लेकिन साहब आखिर इंसान भी तो हूँ मैं। इस पेशे में आंखें खुली रखना पड़ती है। बसंती के साथ अरसे तक रहा हूँ, इतनी देर में तो जानवर के साथ भी प्यार हो जाता है। बसंती बहुत मजलूम थी। जिस मकान में उसका डेरा है वहीं वो पली बढ़ी थी। उसका बाप आड़ती था। जिस वक्त माँ मरी उस वक्त बसंती न जवान थी न बच्ची। बाप ने ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। बसंती जवान हुई तो बाप इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं था कि किसी काम का ना होता। उसने लड़की के लिए बर की तलाश शुरू कर दी, पर उसकी बेटी के नसीब में दुख और तकलीफ़ थे, वो तो आना ही था। मेरा अपना बाप बसंती के बाप की दुकान पर पल्लेदार था। मैं भी जवान हो रहा था। माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से बेफिक्रा भी था। बाप भी कुछ नहीं कहता था। जिन दिनों बसंती का बाप बर तलाश कर रहा था, हैजे की वबा फूट पड़ी। बसंती का बाप उसकी लिपेट में आकर चल बसा। मेरे बाप ने बसंती के बाप से वफादारी निभाई, घर की देखभाल करने लगा। फिर मेरा बाप भी परलोक सिधार गया। मैंने बताया ना कि मैं बाप का लाडला होने की वजह से ना तो पढ़ा लिखा था ना ही किसी काम का। बाप मरा तो आरते दाल का भाव समझ में आ गया। उसी मंडी में जहाँ शहजादों की तरह फिरता था, दिहाड़ी करने लगा। रहता बसंती के घर में था, वो भी मेरी तरह अकेली थी। मेरा बाप तो था ही पल्लेदार, अपना घर बार अच्छा था। माँ ने काफ़ी जोड़ कर रखा था। मैंने दिहाड़ी से क्या कमाना था। माँ घर का साजो सामान बेचने लगी। जब ये भी ख़त्म हो गया तो वो भी बसंती के घर उठाई और अपना मकान बेच दिया। जो रकम मिली वो कितना अरसा साथ देती। बसंती के बाप की दुकान पड़ी थी, पर मैं उसे चलाने के काबिल नहीं था। आखिर वो दुकान भी उसी राह लग गई जहाँ हमारा मकान चला गया था। अब ये किसी और की थी। साल गुजरते गए और हमारे हालात ख़राब होते गए। माँ भी चल बसी। मैंने शराब, जुआ और हर बुराई की राह पकड़ ली। मेरे आवारा दोस्त बसंती के घर आने लगे। उनकी नज़रें ख़राब हो गई। बसंती की हिफाजत मैंने ही करनी थी, लेकिन जब खुद गंदी राह पर चल निकला तो उसे क्या बचा था। वो मेरी मजबूरी समझ गई। शायद उसने सोच लिया था कि जिस राह पर उसे ज़माना डालने वाला है वो खुद ही ये राह पकड़ ले, लेकिन आम तवाइफों की तरह नहीं, बल्कि अपनी मर्ज़ी की मुख्तार की वो खुद मालिक हो। सेठ दौलत राम के कोचवान मेहंदी का यहाँ मंडी में आना जाना था। मेरे साथ उसकी जान पहचान हो गई, और फिर एक दिन वो दौलत राम को बसंती के घर ले आया। उस दिन दौलत राम ऐसा आया कि फिर वहीं का होकर रह गया। उसने बसंती को अपना पाबंद कर लिया। मैंने किराए का मकान अलहदा ले लिया। मैंने कहा ना कि बसंती आम तरह की तवाइफ नहीं थी। उसने सिर्फ दौलत राम के लिए खुद को वक्फ कर दिया, और फिर अपने गुनाह का एहसास करके उसे मजबूर कर दिया कि वो उससे बीवी बनाकर रखे। इस तरह उसके अंदर की पाक साफ औरत की तसल्ली हो गई। मैं बुराई में गिरता गया। लोग मुझे बसंती का दलाल कहने लगे, क्योंकि मैं
करता कराता कुछ नहीं था, बसंती ही खुद खर्चा करती थी मुझ पर। फिर वो वक्त भी आ गया जब बसंती अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि बसंती अब ये तकाजा करने लगी थी कि दौलत राम उसे बीवी के रूप में घर ले जाए। नंदा बसंती की बेटी थी। उसके बचपन में तो दौलत राम उसे माँ से मिलाने लेकर आता था, सियानी होगी तो उसने लाना छोड़ दिया। बसंती से ये बात बर्दाश्त न होती थी कि उसका तकाजा और ज़्यादा बढ़ गया था कि वो हवेली जाएगी, कम से कम उसकी बेटी तो उसके सामने रहेगी। सेठ दौलत राम अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा डरता होगा, जिसे वो ब्याह कर घर लाया था, इसलिए वो बसंती को कैसे हवेली ले जाता। सुना है उसके ससुराल वाले बड़े तगड़े आदमी हैं और उसका वो कबाड़ा कर देते। बस इस बात पर सेठ और बसंती का झगड़ा रहने लगा। एक बार तो मेरे सामने ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ही बसंती ने कहा था कि जग्गू अब बर्दाश्त नहीं होता, इसका कोई हल निकालना ही पड़ेगा। फिर बसंती खुद ही कहने लगी, मुझे अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है। ये भी सोचती हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मेरी ममता है, उसे कैसे जुदा होगी। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ। एक दो दिन वो खामोश रही, बस गुमसुम सी रहने लगी। फिर मुझे दौलत राम के पास पैगाम देकर भेजा कि कोई फैसला करो या नंदा को वापस कर दो। सेठ ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर हम नंदा को उठाने के लिए भी गए, मेरे साथ दूसरे आदमी भी थे, पर नाकाम रहे। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है। अब आप ये पूछना चाहते होंगे कि यहाँ हवाला से भागकर कपूरथले की मंडी में उस दुकान पर मैं क्यों कर गया जहाँ से आपने मुझे पकड़ा है। तो सच्ची बात यह है कि मेहंदी की तलाश में हूँ मैं भी, और उसी को काबू करने के लिए वहाँ गया था। देखिए साहब, मैं जिस किस्म का आदमी हूँ और जिस तरह की मंडली में बैठता हूँ, वो कानून से दूर, आम शरीफ आदमियों की दुनिया से भी दूर होते हैं। हर बदमाशी, चोरी, डाके, कत्ल की खबरें और अफवाहें उन लोगों के पास भी होती हैं। ये भी हमें पता चलता रहता है कि ये काम करने वाला कौन है। जिस दिन से बसंती कत्ल हुई है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम। मैंने एक अरसा बसंती का नमक खाया है और उसके साथ अच्छे बुरे दिन देखे हैं। जिस सेठ ने उसकी बच्ची को काबू करके उसे बेआसरा कर दिया, उस पर मेरे दिल में जख्म आ गया है। बसंती को और किसने मरवाना था? उसका कोई और आशिक था? न साहब। मैं कसम खाता हूँ कि जब बसंती एक बार सेठ के हक में बैठ गई तो वो सिर्फ नाम की तवाइफ थी, बल्कि उसे तवाइफ कहना ही ज़्यादती थी। ये तो सिर्फ लोगों के मुंह चढ़ी बात है। इस औरत की शराफत की मैं कसम खा सकता हूँ। फिर जैसा मैंने कहा है कि मेरा उठना बैठना बदमाशों के साथ होता है। मेहंदी जब इस मंडी में फिरा करता था तो मैं ही नहीं और लोग भी उससे वाकिफ़ थे, और उन्हीं में से एक लाली भी है, जिसे हम लोग लाली तेली कहते हैं। ज़ात का तेली है, एक नंबर का हरामी और बदमाश। बसंती के कत्ल से पहले एक दिन हम अपनी बदमाशियों की मंडली में बैठे थे। लाली तेली के चौबारे पर यह वही जगह है, वही कमरा जहाँ से आपने दौलत राम और मुझे पकड़ा है। लाली तेली उस रोज़ मंडली में जुआ लगा बैठा। फिर उस्तादों के हाथ पड़ते ही उसकी जेबें खाली हो गई। मुझसे उधार लेकर खेलने लगा। नशे में कहने लगा, पैसों की फिक्र न कर। वो माँ का गाली के साथ में कहा उसने, मेहंदी मुझे पैसे दे देगा, एक दो दिन के लिए उसे ये डेरा चाहिए। फिर उसने बड़े मकरू अंदाज में आग दबाई और कहने लगा, शायद वो कोई छोकरी लाएगा, वरना ये कमरा उसने क्या करना है। हम बदमाशों के लिए उस लड़की को उठाकर किसी यार दोस्त के डेरे पर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे कान खड़े हो गए। इसलिए कि मेहंदी ने कोई लड़की लानी होगी, बल्कि इसलिए कि मेहंदी को यहाँ मंडी में डेरे की क्यों ज़रूरत है। मैंने बड़े हाथ पांव मारे, दूसरों को बड़ा खोजा, पर किसी से कुछ पता नहीं चला। बात आई गई हो गई, पर मेरे दिल में बैठ गई, इसलिए कि जब दौलत राम ने मुझे अपनी हवेली से गालियां देकर भगाया था तो अगले रोज़ मैं आवारागर्दी करके यूं ही बसंती से मिलने चला गया था। तो बसंती ने मुझे कहा था कि दौलत राम का कोचवान मुझे धमकियाँ देकर गया है कि सेठ का पीछा छोड़ दो, वरना जान से जाओगी। सेठ मुझे अच्छी तरह जानता है। मेरे इसकी हवेली में जाने के बाद अगर उसने मेहंदी को भेजा था तो जाहिर था सेठ अपनी आई पर आ गया था। आपके थाने से जमानत करा के जब घर आया तो आपने मुझे मेरे किराए वाले मकान से पकड़ा। मैंने उस दुकानदार को जिससे मेरा झगड़ा हुआ था अपना मकान न दिखाया होता तो शायद आप मुझे कभी न पकड़ते। बहरहाल आप मुझे बसंती के पास उसके घर ले गए। वहाँ से जब आप निकले तो बसंती की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं बाहर निकला कि कहीं दवा दारू का इंतज़ाम करूं, पर कोई हकीम डॉक्टर न मिला। जब वापस आया तब तक कि बसंती कत्ल हो चुकी थी। मैंने जग्गू से कहा कि तुम बार बार मुझे सच बताने की बात करते हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात छुपा जाते हो। क्या तुम्हें मार खाने का चस्का है?
कहने लगा, साहब जी, जो जानता हूँ बता दिया है। एक बात बाकी रह गई है जो आप पूछना चाहते हैं कि तेली का डेरा मेहंदी 1-2 दिन के लिए लेना चाहता है, तो मुझे शक क्यों हो गया। अब जबकि बसंती कत्ल हो गई है तो मुझे यकीन है कि उसे मारने वाला मेहंदी ही है। मेरे जहन में कातिल के बारे में जो ख्याल था वही जग्गू का था, लेकिन मैंने उस पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे यकीन है कि कातिल मेहंदी है। जनाब, मेहंदी का तो ज़ाती कोई झगड़ा नहीं, वो दौलत राम का नौकर है और उसकी तरफ से ही उसे धमकियाँ देने के लिए गया था। लाली तेली से जगह भी मांग रहा था। जाहिर है उसने वारदात के बाद दौलत राम के घर तो नहीं जाना था ना, किसी जगह छुपना ही था। और अब दौलत राम तेली के कमरे में यहाँ क्या लेने आया था। जग्गू वाकई दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। खुद मैंने मेहंदी से आंखें बंद करके उसे ढील देकर देख लिया था। वो इस कत्ल में मुलव्विस ज़रूर है जनाब, मैं उसकी तलाश में था। उसने लाली से 2-3 दिन के लिए जगह मांगी थी। जाहिर है उसे किसी न किसी दिन तो यहाँ आना ही था, इसलिए जब आप थाने से निकले तो मैंने मौका को गनीमत जाना और आपके सिपाही को चक्कर देकर यहाँ सीधा निकल चला आया। पर मुझे पता नहीं था कि आप भी इसी जगह जाने वाले थे। जग्गू ये बताकर खामोश हो गया। जग्गू तो मेरे पास ही था। मैंने 2 और अहम आदमियों को अपने कब्ज़े में करना था। उसके बाद मैंने अपनी कार्रवाई करनी शुरू करना थी। ये 2 आदमी थे, तुलसीदास और कमला। मैंने अपने एएसआई को कहा कि जाकर दोनों को यहाँ थाने ले आए और हवालात में बंद कर दें। जग्गू को मैंने पहले ही बंद कर दिया था। रात को मुझे फिर उसी जगह छापा मारना था जहाँ मेहंदी ने छुपने के लिए जगह बनाई थी। मैं चमन लाल से कह आया था कि उस जगह अपने सिपाहियों को सादा कपड़े में पहरे पर लगा दे। मेहंदी शायद दिन में वहाँ न आता। अगर उसने रात को दौलत राम से मिलना था तो वो अब तक होशियार हो चुका होगा कि दौलत राम रात को क्यों नहीं मिलने आया। ये तो उसको पता ही नहीं होगा कि दौलत राम चमन लाल के पास थाने में है, इसलिए वो रात ज़रूर आएगा और मुझे आज की रात उसे काबू में करना था। मैं और बिलाल रात में वहीं बालकनी में छुपे रहे, लेकिन मेहंदी नहीं आया। अब मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना था। मैं चमन लाल के पास थाने गया और एक कमरा खाली करा के दौलत राम को अंदर लेकर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरे पास उसके खिलाफ 3 गवाह थे और तीनों उसके घर के अंदर के भेद जानते थे। 2 उसके ज़ाती नौकर और 1 बसंती का नौकर। इसलिए दौलत राम मुझे कोई चक्कर नहीं दे सकता था। दौलत राम मेरी शक्ल देखते ही समझ गया कि अब चूँ चिरा की तो खैर नहीं। मैंने उसके साथ फैसला कुन बात की। सेठ दौलत राम, तुम चाहते हो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं या तुम्हारी पत्नी को यहाँ तुम्हारे सामने लेकर आ जाऊं और उसे बताऊं कि तुम क्या करतूत कर चुके हो। उसे बताऊं नंदा कौन है और तुम एक खूनी हो जिसने अपनी बेटी की माँ का कत्ल करा दिया। मेरे इस सीधे हमले से वो लड़खड़ा गया। सर हाथ में थामकर बोला, खान साहब, पता नहीं तुम मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहे हो। ये खूनी होने का क्या चक्कर है। दौलत राम, तुम बड़े ढीठ हो, जानते हो कि तुम क्या कर चुके हो, उसके बावजूद मुझे चक्कर दे रहे हो। अच्छा, तो यूं ही चाहते हो तो मैं अदालत में तुम्हारा जग्गू, कमला और तुलसीदास से सामना करवा दूं, तो फिर तुम अदालत में ही वो ख़त पर भी पढ़ लेना जो बसंती ने तुम्हें लिखा था। पता नहीं बेचारी तुम तक क्यों नहीं पहुंचा सकी। शायद तुमने उसे ये ख़त पहुंचाने की मोहलत ही न दी हो, जिसमें उसने अपनी बेटी नंदा के लिए वही चाहा जो एक माँ चाहती है। पढ़ना चाहते हो ये ख़त? तो ये लो। मैंने जेब से ख़त निकालकर उसे दे दिया। मुझे यकीन था कि उस जज्बाती सदमे से वो संभला नहीं और ख़त फाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उसने ख़त पढ़ा, उसके आंसू निकल आए। उसने ख़त मुझे वापस कर दिया। भगवान की यही मर्ज़ी थी। मेरा बयान यहाँ लिखोगे इंस्पेक्टर या अपने थाने ले जाकर? मेरी तवक्का से बढ़कर दौलत राम ने जल्दी हथियार डाल दिए थे। मैं दौलत राम को लेकर अपने थाने आ गया। उसे अपने कमरे में बिठाकर उसका बयान लिखा। दौलत राम ने एतराफ़ कर लिया कि उसने मेहंदी को सिर्फ ये कहकर बसंती के पास भेजा था कि वो उसे डरा धमका कर इस बात पर राज़ी कर ले कि वो नंदा की वापसी का मुतालबा छोड़ देगी। उसने मेहंदी को ये नहीं कहा था कि बसंती को कत्ल कर देना है। तुम खुद बसंती से बात करने क्यों नहीं गए? मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि इसलिए कि वो इन दिनों बहुत बिफरी हुई थी। मेरे वहाँ जाने से मामला शायद और ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए मेहंदी को भेज दिया। ये सही है कि मैंने अपने घर की दाई को एतमाद में ले रखा था। उसे नंदा के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन मुझे एतबार था कि वो ज़ुबान नहीं खोलेगी। इस तरह मेहंदी भी मेरे भरोसे का आदमी था और तुलसीदास भी। उस बेचारे को इल्म नहीं था कि कमला मुझे सब कुछ बता चुकी थी और इसी थाने की हवालात में बैठी हुई थी। दौलत राम, तुम मुझे गलत रास्ते पर न लगाओ। तुम अगर अभी सच नहीं बताओगे तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हारा जो हश्र होगा उसके बाद तुम्हारा घराना समझो ख़त्म हो जाएगा।
وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھایا۔ دولت رام، نندا کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کی تباہی کا سن کر اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں اس نے ساری کہانی اگل دی۔ ہندو دھرم میں دوسری بیوی کی اجازت نہیں تھی۔ بسنتی کی تکرار کے بعد کہ دولت رام اسے حویلی لے جائے یا نندا کو اسے واپس کر دے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ نندا کو غائب کر دے۔ پھر بھی بسنتی خاموش نہ ہو تو اسے خاموش کر دیا جائے۔ وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے گھر کی خوشی اسی طرح باقی رہ سکتی تھی۔ تلسی داس اس کا وفادار ضرور تھا، پر اس قابل نہ تھا کہ کسی کو دھمکا سکے یا راستے سے ہٹا سکے۔ مہندی اس لحاظ سے طاقتور آدمی تھا۔ دولت رام اسے اپنی زمینوں سے اٹھا لایا تھا جب وہ لڑکا تھا۔ اس نے مہندی سے کہا کہ نندا کو حفاظت کے ساتھ کچھ عرصے تک گھر سے دور رکھنا ہے۔ مہندی اور وہ کئی اسکیمیں بناتے رہے۔ خطرہ یہی تھا کہ نندا ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کے اغوا کا ڈرامہ رچایا جائے، لیکن نندا کو خود پتہ نہ چلے کہ یہ ڈرامہ ہے، وہ اسے اصلی واردات ہی سمجھے۔ جب بسنتی کو کسی طرح رام کر لیا جائے تو پھر نندا کو برآمد کر لیا جائے۔ دولت رام نے مہندی کو چند دن کے لیے چھٹی دی اور وہ زمینوں پر جا کر 3 آدمی لے آیا۔ انہیں پوری طرح بتا دیا گیا کہ جعلی اغوا کرنا ہے۔ واردات کے لیے وہی جگہ چنی گئی جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس رات نندا کی سہیلی کی مہندی تھی۔ واپسی پر اسے اغوا کر لیا گیا۔ تینوں آدمی کو علم تھا کہ انہیں لڑکی اٹھا کر کہاں لے جانا ہے۔ تلسی پر تلوار سے حملہ بھی جعلی تھا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ ڈاکو نندا کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس سارے ڈرامے میں ایک بات توقع کے خلاف ہو گئی۔ مہندی پر جب ڈانگ سے حملہ ہوا تو وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور بھاگتے گھوڑے کے تلے آ گیا اور زخمی ہو گیا۔ تلسی اسے گھر لے آیا اور دولت رام نے خود مہندی کو موٹر میں ڈال کر اس کی مرہم پٹی کروائی اور اپنی حویلی کے تہخانے میں لا کر چھپا دیا۔ زخم زیادہ نہیں تھے، وہ بھی نندا کے پاس چلا گیا۔ دولت رام پولیس کے سامنے مظلوم ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا اور اغوا کرانے والے ڈاکوؤں کو نہ چھوڑنے کی قسمیں کھاتا رہا۔ میں نے دولت رام کی یہ کہانی سن کر اس سے کہا کہ وہ سچا ہے تو بتا دے کہ لڑکی کہاں ہے، لڑکی کو برآمد کرا دے۔ اب اسے جس عورت کی طرف سے خطرہ تھا وہ تو قتل ہو چکی تھی۔ تمہاری بیوی یہ کہانی نہیں جانتی، یقیناً اس کی لڑکی کی گمشدگی کے بعد بری حالت ہوگی۔ رہی یہ بات کہ نندا کی اصل ماں کو کس نے قتل کیا، وہ میں معلوم کر لوں گا۔ دولت رام کو جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے اسے مزید حوصلہ دیا کہ وہ ڈرے نہیں، اس کے نوکر مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں، وہ تمہارے وفادار ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ اس وقت میرے پاس حوالات میں ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ لڑکی برآمد کرا کے قتل کے الزام سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر وہ ابھی خاموش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کپور تھلے کی منڈی میں اس دکان پر کیا لینے گیا تھا، کس سے ملنا تھا اسے؟ دولت رام شاید سچ بولنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کہا مہندی سے۔ مہندی وہاں کیا کر رہا تھا اور اس نے بسنتی کے قتل سے 1-2 دن پہلے یہ جگہ کیوں لی تھی؟ پہلے پروگرام یہی تھا کہ نندا کو وہاں رکھ کر پھر زمینوں پر لے جائیں گے تاکہ پولیس سیدھی زمینوں پر نہ چلی جائے۔ پھر نندا کو زمینوں پر جا کر دیکھ آنے کے بعد مہندی اسی کمرے میں آ گیا تھا اور میں اس سے ملنے گیا تھا کہ اسے خبردار کر دوں کہ پولیس والے شک میں ہیں اور وہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جائے، لیکن اسی رات آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ شاید مہندی وہاں سے بھاگ گیا ہو۔ دولت رام کے اعتراف کے بعد میں نے اسے ساتھ لیا کہ چل کر لڑکی کو برآمد کرائے۔ ایک ASI اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر ہم دولت رام کی موٹر پر بیٹھے اور کپور تھلے کے پاس ہی ایک گاؤں میں پہنچے۔ دولت رام کی موٹر دیکھ کر اس کے کامے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سب کو چلے جانے کے لیے کہا اور ایک بوڑھے کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ یہ مہندی کا باپ تھا۔ ہم سب موٹر سے نیچے اتر آئے اور کچھ دور پیدل چل کر مہندی کے باپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ 2 کچے کمروں والا کوٹھا تھا جس کے صحن میں پیپل کے بہت بڑے درخت کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور 1-2 عورتیں نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک اس لڑکی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ لڑکی دوڑی آئی اور پتا جی کہتے ہوئے دولت رام کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بلک بلک کر باپ کو اغوا کی کہانی سنانے لگی۔ دولت رام اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے فوراً یہاں سے لے چلو۔ پھر میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ میرے دوست ہیں۔ اس لڑکی کی شکل بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، بسنتی پر۔ اب وہ لڑکی باپ کے سامنے مہندی کو برا بھلا کہنے لگی کہ اس نے اسے یہاں قید کر رکھا ہوا ہے۔ مہندی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ اسے بلاؤ۔ اس نے دولت رام کی طرف دیکھا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ مہندی شاید دولت رام کی موٹر اور اجنبی لوگوں کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کا باپ اسے لے آیا۔
اس کے ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا سا لنگڑا کر بھی چل رہا تھا۔ شاید اس کے اندرونی چوٹیں زیادہ تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھانے پہنچے۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ لڑکی ہم نے موٹر پر بٹھائی اور واپس شہر آ گئے۔ میں نے دولت رام سے کہا کہ وہ لڑکی کو گھر لے جائے اور پھر تھانے آ جائے۔ ہم تھانے کے باہر گاڑی سے اتر گئے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد دولت رام بھی آ گیا اور مہندی بھی۔ میں نے برآمدی کے کاغذات تیار کیے اور ریکارڈ میں لگائے اور اغوا کی فائل بند کر دی۔ دولت رام کے دونوں نوکر کملا اور تلسی کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ دولت رام اور مہندی کو شامل تفتیش رکھا کہ وہ بسنتی کے قتل میں مشتبہ تھے۔ دولت رام اسے دھمکیاں دے چکا تھا اور مہندی کو قاتل کی حیثیت سے بسنتی کا ملازم جگو شناخت کر رہا تھا۔ اب مجھے بسنتی کے قاتل پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ میں نے کپور تھلے کے تھانے دار چمن لال سے تحریری طور پر وہ مشتبہ مانگ لیا جو بسنتی کے گھر میں ملازم تھا، اور بسنتی کے قتل کے بعد چمن لال نے اسے پکڑ لیا تھا۔ یہ وہی چھوٹے قد کا آدمی تھا جس نے میری اور بلال کی بسنتی سے ملاقات کے وقت ہمارے لیے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ چمن لال نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسے میرے تھانے بھیج دیا۔ میں نے اسے جگو سے علیحدہ لاک اپ میں بند کیا۔ اس سے بڑے دھیمے طریقے سے پوچھ گچھ شروع کی اور انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا وہ۔ میں نے اس کا خوف دور کیا کہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اور کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ یاد کرے کہ جس رات بسنتی سے ملنے ہم گئے تھے اس رات ہمارے واپس آنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ سرکار، جب آپ وہاں سے چلے گئے تھے تو بسنتی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے اداس سی رہنے لگی تھی اور خوفزدہ بھی۔ پھر دولت رام کا نوکر مہندی بھی اس سے مل کر گیا تھا۔ مہندی کے آنے کے بعد تو وہ چپ سی ہو گئی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اب جگو سے بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ ادھر جگو بھروسے کا آدمی تھا اور بسنتی کے کام بھی کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے کرائے کا مکان لے کر رہنا شروع کر دیا تھا وہ آوارہ گردوں اور بدماشوں کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا۔ اس نے بسنتی سے زیادہ خرچہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے کافی پیسے دیتی تھی اور جب وہ تھانے پکڑا گیا تو وکیل کو بھی ضمانت کے پیسے اسی نے دیے تھے۔ پر جگو کا منہ تو کھل چکا تھا۔ قتل سے ایک دن پہلے جگو 3 آدمیوں کو لے کر ساتھ آیا اور بسنتی سے کہا کہ جس کام سے ہمیں جانا ہے اس کے لیے آدمی زیادہ خرچہ مانگتے ہیں۔ بسنتی نے اسے کافی سارے نوٹ بھی دیے تھے، پر قتل سے بہت پہلے ہی بسنتی جگو کے روز روز پیسوں کے تقاضے سے تنگ آ گئی تھی اور مجھے شک ہے کہ وہ اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بسنتی اسے پیسے تو دیتی تھی پر خوشی سے نہیں۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں۔ جس رات آپ بسنتی سے مل کر گئے تو جگو یہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ کھانا پکاؤں۔ میں نے چوں چرا کیا تو مجھے گالی دینے لگا۔ بسنتی نے کہا مجھ سے کہ جاؤ کھانا پکا دو، اور خود اٹھ کر اوپر والے کمرے میں جانے لگی۔ جگو نے کہا کہ ذرا یہیں بیٹھو، ایک ضروری بات کرنا ہے۔ میں رسوئی میں چلا گیا۔ وہاں مجھے کبھی اونچی اور کبھی نیچی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں رسوئی سے نکل کر دیکھنے کے لیے آیا تو جگو جا چکا تھا۔ میں نے بسنتی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تم جاؤ کھانا پکاؤ۔ کوئی نصف گھنٹے بعد پھر جگو آ گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر اس کی آواز سنی۔ رسوئی سے باہر آ کر اس سے کہا کہ کھانا تیار ہے، کہو تو یہیں لا دوں۔ کہنے لگا تم جاؤ، میں خود ہی کھا لوں گا۔ میں پچھلی طرف صحن میں بنے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے میں تھوڑی دیر باہر برآمدے میں بھی رکا تھا۔ جگو پھر سے جھگڑا کرنے لگا تھا۔ مجھے اس کی ایک بات یاد ہے، وہ کہہ رہا تھا چلو اگر تم نہیں دے سکتی تو میں نندا سے جا کر لے لیتا ہوں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ بسنتی نے جگو کو گالی دی، حرام زادے، میری بیٹی کا نام بدنام کرے گا، اپنے گندے منہ سے اس کا نام نہ لے، اسے طوائف کی بیٹی کی گالی نہ دے۔ اس کے بعد چھناکی کی آواز آئی۔ شاید بسنتی نے وہ کڑا اتار کر جگو کی طرف پھینکا تھا جو وہ دائیں بازو میں ہمیشہ پہنا رکھتی تھی۔ تمہیں شراب اور جوئے کے لیے پیسے ملتے رہیں گے، بس اب تم دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میں برآمدے سے ہٹ گیا اور کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ جگو ہنس رہا تھا۔ پیسے تو تم مجھے دیتی ہی رہنا، ورنہ پھر نندا کے گھر کے باہر بھکاری بن کر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ طوائف زادی کچھ نہ کچھ تو دیتی ہی رہے گی، ہے نا؟ بسنتی اس پر جھپٹی۔ جگو نے اسے بالوں سے پکڑ لیا، پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ جگو نے ایکا-ایکی کہیں سے چاقو نکالا اور بسنتی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس غریب کے حلق سے چیخ بھی نہ نکلی۔ جگو نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور کرسی پر گرا دیا۔ خود وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں دبے پاؤں وہاں سے کھسک کر اپنے کمرے میں گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد میرے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی اور کسی نے میرا دروازہ ہلکے سے دبایا۔ شاید جگو خود تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میں کمرے میں ہوں یا نہیں۔ دروازہ بند پا کر وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے قدموں کی آواز دور جانے لگی۔ شاید وہ گھر سے نکل گیا تھا۔
خوف کے مارے میں ساری رات باہر نہیں نکلا۔ صبح سویرے میں گھر سے بھاگا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جگو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فکر نہ کرو۔ میں نے اسے دوبارہ علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ اب مجھے جگو سے اعتراف کروانا تھا۔ میں بلال کو ساتھ لے کر خود حوالات میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے ہم نے اس کی جو ٹھکائی کی ہے وہ ان تمام لوگوں کو ابھی تک یاد ہوگی جو ان دنوں اس تھانے میں کام کرتے تھے۔ وہ مار شاید ہی کوئی دوسرا آدمی برداشت کر سکتا۔ مجھے اس لیے بھی غصہ تھا کہ وہ شروع سے ہی مجھے چکر دے رہا تھا اور بڑا مظلوم مکڑا بنا ہوا تھا۔ جگو نے بسنتی کا قتل تسلیم کر لیا۔ اس نے مان لیا کہ وہ نندا کی اصلیت جاننے کے بعد بسنتی کو بلیک میل کرنے پر اتر آیا تھا اور مزید پھنسانے کے لیے اس کے تمام کام کرتا تھا۔ میں نے اسے ہتکڑی لگا کر باہر نکالا اور کپور تھلے لے گیا۔ وہاں اس نے لالی تیلی سے بسنتی کا کڑا برآمد کرایا۔ کیس عدالت میں لگا۔ میں نے بڑا ٹھوس چالان بنایا۔ دولت رام اور لالی تیلی کے علاوہ سب سے بڑا گواہ بسنتی کا ملازم تھا جس نے قتل ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جگو کو موت کی سزا مل گئی تھی۔ لالی کو عدالت نے تنبیہ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ میں اسی تھانے میں 3 سال تعینات رہا۔ اسی دوران دولت رام نے نندا کی شادی کی۔ مجھے بھی اس میں بلایا تھا۔ اس دن نندا نے وہی سرخ جوڑا اور کڑے پہنے رکھے تھے جو بسنتی کے قتل کے بعد بسنتی کے صندوق سے برآمد ہوئے تھے۔ دولت رام آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا اور کہا، صاحب دیکھ لو، میں نے بسنتی کی خواہش پوری کر دی۔ اس کی روح شانت ہو گئی ہوگی۔ چلیے یہاں پر کہانی ہو جاتی ہے ختم۔ اور اس کہانی نے مجھے بہت تھکا دیا کیونکہ اس کے بیچ کے 3 سے 4 پیج مسنگ تھے۔ میں نے کہاں سے ڈھونڈ کر اس کو جمع کر کے کیسے کیا ہے نا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دیکھیے میری زبان میں لڑکھڑانے لگی آج، تو میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں سچ میں۔ یہ کہانی تو کل اپلوڈ کرنی تھی لیکن پتہ چلا آدھی کہانی پڑھنے کے بعد پتہ چلا بیچ کے پیجز ہی غائب ہیں۔ اب میں کہانی چھوڑ نہیں سکتی تھی کہ کہانی بہت اچھی تھی، انٹرسٹنگ تھی، تو میں نے کہا چلیے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی صحیح۔ تو مل گئے پیجز یہاں وہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے، پتہ نہیں کیسے لائبریری گئی اور وہاں پہ بک تلاش کی، وہاں پر پرانی بکوں کے وہ اس روم میں جا کے مجھے بہت، چلیے میری فرینڈ تھی ساتھ میں اس لیے چلیے ہو گیا، مل گئی کتاب اور میں نے کر لیا۔ اور کہانی واقعی میں اچھی تھی۔ لوگ مرنے کے بعد لوگوں کی خواہش پوری کرتے ہیں، جیتے جی پوری کر دیں۔ تو اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اس کے پاس دے دی جائے یا پھر وہ خود اس کو اپنے گھر لے جاتا، نہیں اپنے گھر لے جاتا کہیں اور لے جا کر اس کی بیٹی کے ساتھ اس کو رکھتا، لیکن کچھ تو کرتا۔ اب مر گئی تو سرخ جوڑا بیٹی کو پہنا دیا اور خواہش پوری کر دی، ہو گئی اس کی آتما کو کیا شانتی مل گئی۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جیتے جی سکون دیا کریں بھائی، جیتے جی ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جیتے جی تو سب لوگوں کو بڑا ترسائے رکھتے ہیں اور پھر جب مر جاتے ہیں تو پھر جانے دیجیے۔ چلیے آ جاتے ہیں اب جگو پہ۔ کتنا کمینہ انسان، اس نے کب سے سنبھالا جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کا گھر بک گیا، سب سامان بک گیا، سب بک گیا، لیکن اس نے اس کو اس وقت بھی سنبھالی تھی، لیکن نکما نالائق اسی نے اس کو مار دیا۔ اس کی بڑی بہن جیسی تھی نا وہ، کیسے رہنا چاہیے تھا اس کو، حالانکہ اس کو تو پیسے دے ہی رہی تھی نا، اور بہن کو ہی بلیک میل کیا، بہن ہی ہو گئی نا اس کو ہی بلیک میل کر رہا تھا۔ اللہ کیسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی زیادہ غم میں ہیں، ہم ہی زیادہ تکلیف میں ہیں۔ ہاں پھر اب آ جاتے ہیں یہ دولت رام کمینہ، ایک تو بیٹی تو دیا نہیں، اس کی ماں کو اوپر سے اغوا کروا لیا اور جھوٹی رپورٹ درج ہو گئی، سب ہو گیا، لیکن منہ سے بولتا نہیں کہ میری بیٹی کو میں نے ہی اغوا کیا ہے۔ اور ہمارے نواز صاحب کیا کچھ کم ہے؟ زمین کے اندر بھی اگر کوئی چھپا کر رکھے نا وہ بھی نکال لیں گے، 7 پردوں میں بھی کوئی چھپا کے رکھے نا راز تو وہ بھی نکالیں گے۔ کیسے نکال لیا برابر سے، ہے نا۔ اور کون بچتا ہے اس میں کہانی میں؟ ہاں وہ کیا نام تھے، وہ جو نوکر وغیرہ تھے گھر کے، بڑے اچھے تھے لیکن لوگوں نے ڈر کے بتا دی باتیں، کیا کر سکتے ہیں نا۔ اور وہ مہندی بڑا کام کا بندہ تھا بھائی دولت رام کے، اغوا بھی کرایا، اپنے گھر پہ بھی لے کے جا کے رکھا سکون سے، وہ رہ رہی تھی وہاں پر، ہے نا، کہ اس کو اغوا بھی ہو گئی اور مزے سے رہ بھی رہی تھی، پیر دبا رہے تھے اس کے وہاں پہ عورتیں۔ چلیے آپ لوگوں کو کیسی لگی بتائیے مجھے، اور کمنٹس لکھیے۔ اچھی کہانی تھی، محنت ہوتی ہے تو پلیز
उम्मीद होती है कि लाइक किया करें आप लोग, बस एक उम्मीद, एक प्यार चाहिए आप लोगों का लाइक के ज़रिए। जितने लाइक आएंगे तो पता चलता है ना कि भाई हमारी मेहनत सफल भी, वाकई में बड़ी मेहनत लगती है कभी कभी कहानियों में। ये कहानी बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा, हालांकि उतनी लंबी नहीं है, लेकिन उसको ढूंढने में जो टाइम गया है ना मेरा, तो और मुझे दिल भी नहीं होता कि छोड़ दूँ, फिर आप लोगों का फिर वो याद आ जाता है। मैंने आप लोगों को सबको किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप लोग को बुरा लग जाएगा, आप लोग इंतज़ार में होते हैं ना कि अच्छी कोई कहानी मिल जाए सुनने के लिए। तो चलिए आप लोगों के लिए ये भी सही, ये तकलीफ़ भी मुझे अच्छी लगी आप लोगों के लिए, बड़ी खुशी हो रही थी ढूंढ कर के किसी के लिए मैं कुछ तो कर रही हूँ भाई। चलिए आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए और लाइक करिए ज़रूर इस कहानी को, तो मुझे ज़्यादा लाइक चाहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं लिखते, इतनी कंजूसी से कमेंट्स लिखते हैं। मैं तो सारों के कमेंट्स के जवाब देती हूँ ना, आप लोग लिखा करें ना कमेंट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना खूब सारा सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।